आज के इस वीडियो को मैं कई मंथ से प्लानिंग कर रहा था। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण डिटेल्ड बताने वाला हूं पीएचडी के बारे में कि भाई साहब पीएचडी को कैसे करें, कहां से कर सकते हैं और किस प्रकार से आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आज के समय में क्या पीएचडी करना कंपलसरी है? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर आप तभी बन पाओगे जब आपके पास पीएचडी की डिग्री हो? और कुछ लोग कहते हैं कि पीएचडी करना आसान है, पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तमाम चीजें, कितनी फीस लगने वाली है, आगे पीएचडी में क्या क्या भविष्य है, पीएचडी करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, ऐसे तमाम चीजें ए से लेकर जेड तक ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा। तो इस वीडियो की एक शर्त है और उस शर्त को आपको मेक श्योर करना है। वो शर्त है साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के हर एक पार्ट में आपको मैं अलग अलग इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। यकीन मानना, इस वीडियो को देखने के बाद पीएचडी से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं रहेगा। यह मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, मेरा वादा है आप लोगों से। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि पीएचडी कैसे करें। अच्छा, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पीएचडी कैसे करें और कहां से करें, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले आगे। देखो, मैं जितनी भी बातें करूंगा वो आपके सामने आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर करूंगा। मैं बिना किसी भी सूचना के आधार पर अनऑथोराइज और अनऑथेंटिक यहां पर बात नहीं करने वाला हूं। मैं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक आधिकारिक सूचना जारी की थी। उस सूचना के बाद में इतने सारे रूमर्स फैले। कभी लगता है कि पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है, कभी लगता है कि पीएचडी को कंपलसरी नहीं किया गया है। मैं तमाम चीजें 2018 से और आज तक की, यानी 2023 तक की तमाम चीजें आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता पर बात करता हूं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय का लोगो लगा हुआ है। देखो, यह जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पीएचडी करो, लेकिन योग्यता सब जगह समान है। मैं इसके प्रोस्पेक्ट में से योग्यता वाली चीजें आपके सामने लेकर आया हूं। ये सभी चीजें भारत की प्रत्येक विश्वविद्यालय में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही है। आप कहीं से भी पीएचडी करोगे, आपके लिए योग्यता समान रहने वाली है। अब योग्यता क्या समान है, अब मैं इन शॉर्ट आपको समझा देता हूं। ओके, सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे चरणों में हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। साथियों, सबसे पहली जरूरी कि आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। जी हां, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अपेयरिंग में नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपका एमए हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे आपका एमएससी हो, ये कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें एक प्रतिशत आप नोट कर लीजिए। इसमें पीजी करते समय आप अगर सामान्य वर्ग से हैं, मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 55% पीजी में आपके लिए जरूरी है। अगर आपका पीजी में 55% नहीं है तो आप पीएचडी नहीं कर सकते, पहली बात। अगर आप एसटी, अगर आप एससी, अगर आप ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एनसी लिख दिया मैंने आगे, या पीडब्ल्यूडी में किसी भी इस कैटेगरी में शामिल है, तो आपको पीजी में मिनिमम 55% तो माफ करना 50% तो आपकी होनी ही होनी चाहिए। ये जरूरी है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो। ये नीचे आप में इसी चीज को यहां पर साथियों लिखा गया है, यानी कि ये क्राइटेरिया आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपके ये क्राइटेरिया नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल से देखो, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है 55% के अगेंस्ट किसको, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसी, है ना। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं
उन सबको साथियों, या फिर जो विधवा हैं उनको 5% का छूट मिल रही है। यानी कि मैं दोबारा से बता दूं, सामान्य वर्ग 50, सामान्य वर्ग 55% होना जरूरी है। एसटी, एससी, ओबीसी, ये साथियों यहां पर क्या होना चाहिए, इनको 50% आपकी होनी चाहिए। ठीक है। अब ये महिला और पुरुष दोनों के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि ये केवल पुरुषों के लिए है या महिलाओं के लिए है, ये महिला पुरुष सबके लिए इस परसेंटेज का क्राइटेरिया होना जरूरी है। एक बात को समझ गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। मैं आपके सामने जितनी भी बातें बतला रहा हूं, ये मेरा खुद का पीएचडी का जो निजी अनुभव है उसके आधार पर बतला रहा हूं। मैंने खुद ने पीएचडी किया है, ये मेरे नेट जेआरएफ के सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने कई कई बार नेट जेआरएफ को उत्तीर्ण किया है। तो ये जितनी भी जानकारी है ये मेरा निजी अनुभव है और इस चीज से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ज्यादा विश्वास के साथ आप लोगों को गाइड कर सकता हूं, ऐसा मेरा मानना है। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। हमने योग्यता जान ली, अब एडमिशन का प्रोसेस क्या है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, पीएचडी और एमफिल, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नई शिक्षा नीति में तो एमफिल को बंद कर दिया गया था बहुत से विश्वविद्यालय से। अच्छा, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, एमफिल जो है ना साथियों, उसको करने से ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा था। फायदा भी मिलेगा लेकिन ज्यादा फायदा क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि एमफिल करने से ना तो आप डॉक्टरेट अपने नाम के आगे लगा सकते हो, ना ही एमफिल करने से साथियों आपको किसी विश्वविद्यालय में डायरेक्ट पढ़ाने का अवसर मिल रहा था। हां, एपीआई स्कोर में इससे 30 नंबर की बढ़त थी, वो बात मैं आपकी मान सकता हूं। लेकिन यहां पीएचडी और एमफिल की अगर तुलना की जाए तो ये एक तरीके से हो गया जैसे बीएसटीसी नहीं होती, एक होती है बीएसटीसी, इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं, और एक होती है साथियों बीएड। इन दोनों में, ये जैसे इन दोनों में जो अंतर है ना, ये छोटी बहन होगी, ये बड़ी बहन होगी। यानी पीएचडी एक तरीके से बड़ा है और एमफिल एक तरीके से छोटा होगा, तो ये इस तरीके से पॉपुलर भी नहीं था। लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू ऐसी बड़ी विश्वविद्यालय हैं, वो एमफिल आपको अभी भी कराती है। एमफिल में क्या होता है, एमफिल में आपको रिसर्च करना सिखाया जाता है कि भाई कैसे कैसे हमको रिसर्च करते हैं। तो ये सभी विश्वविद्यालय क्या थी कि जो जिन लोगों ने एमफिल कर रखी होती थी उनको यहां पर पीएचडी करना ज्यादा आसान होता था, एमफिल के बेस पर भी पीएचडी में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब ये कहानी अब इस प्रकार से नहीं है। अब दो तरीके से आप पीएचडी के एंड एग्जाम दे सकते हो। सबसे पहले एंट्रेंस बेस एग्जाम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे देश की 17 या फिर 19 विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लगता है, उसको सीयूसीटी टेस्ट कुछ इस तरीके से बोला जाता है, कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट उसको बोला जाता है। इसके अलावा एनटीए जैसे डीयू, जेएनयू ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाओं की एनटीए एग्जाम लेता है। यानी कि सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पीएचडी में एडमिशन, आपके विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूं, सब जगह दो तरीके से एडमिशन लिया जाता है, एक तो एंट्रेंस एग्जाम से और दूसरा है साथियों जेआरएफ के बेस पर। अब एक एक चीज को समझ लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम का बेस क्या है, देखो आपने खाली एमए कर रखी है, सिर्फ एमए, राइट, एमए कंप्लीट कर लिया 50% और 55% के क्राइटेरिया से कर लिया। उसके बाद में आप विश्वविद्यालय में, प्रत्येक विश्वविद्यालय अपना एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो आपको क्या करना है, उसमें फॉर्म अप्लाई करना है और आपको साथियों एंट्रेंस एग्जाम देना है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे लेते हो और एग्जाम को आप पास कर लेते हो, तो उसके बाद में क्या होगा, आपका वाइवा होगा। ध्यान सुनिए आगे एक प्रोसेस। एंट्रेंस एग्जाम वाले जिन्होंने केवल एमए किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने केवल एमए किया है, एंट्रेंस एग्जाम दी, अब एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली, एग्जाम पास कर ली, अब दूसरे नंबर पर क्या आएगा, जैसे आपने एग्जाम पास कर ली, अब आपको क्या इंटरव्यू यानी वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। अब आपका वाइवा होगा, वाइवा में आपसे एक प्रपोजल मांगा जाएगा। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करके आपका सब्जेक्ट का नाम लिखो और एक वीडियो बना दो कि प्रपोजल, एक कमेंट्स कर दो कि भाई मैं एक प्रपोजल के लिए वीडियो बना दूं। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे सब्जेक्ट के साथ में एक प्रपोजल के लिए वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने बना भी रखे हैं,
आप लिख लेना, सर्च कर लेना डॉक्टर लोकेश वाली सिनॉप्सिस, हाउ टू मेक सिनॉप्सिस प्रपोजल, तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू देने आओगे, इंटरव्यू के साथ साथ आपको टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, टॉपिक का प्रपोजल लेके आना पड़ेगा, फिर आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। और उसमें आपका अगर उसमें आपका इंटरव्यू वाइवा अच्छा जाता है तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एंट्रेंस एग्जाम में एक तो सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपसे, और सब्जेक्ट के अलावा रिसर्च पूछा जाएगा। ध्यान से समझो, एक तो सब्जेक्ट पूछा जाएगा और एक है साथियों रिसर्च पूछा जाएगा, शोध। ये दो चीजें आएंगी और उन्हीं में आप पास हो जाओगे। और मेरी एक सलाह और है, कभी कभी अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग काम करती हैं, तो आप जिस भी विश्वविद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हो, एक बार वहां का आप जो सिलेबस है उसको आप जरूर से देख लेना। ठीक है, ये सब चीजें मैंने इसकी समरी आपको मैंने यहां पर बतला दी है एंट्रेंस बेस के हिसाब से। अगला जो साथियों एडमिशन होता है वो होता है जेआरएफ के बेस पर। जिन भी दोस्तों ने नेट जेआरएफ पास कर रखा है उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता बहुत सारे विश्वविद्यालय में नहीं पड़ती। मैं कहूंगा कि 90% विश्वविद्यालय में उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो डायरेक्ट वाइवा देते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं और उनका वहीं से सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप ये काम करते हो, अगर आप जेआरएफ करते हो तो आपको वेटेज मिलेगा। अब एक बात ना यहां से थोड़ा सा दिमाग खोलकर सुनने की है। देखो, नियम तो क्या कहता है? नियम कहता है कि आप केवल एमए करके भी पीएचडी कर सकते हो। मेरी बात फिर से समझो, वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन ढंग से समझते हुए चलो। नियम क्या कहता है कि आप खाली एमए करके भी नेट जेआरएफ की जरूरत नहीं है, पीएचडी कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप कहोगे गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो आप? यह बात सत्य है। क्या है कि कागज कार्रवाई होती है, हमेशा वेटेज मिलता है नेट जेआरएफ वाले बच्चों को। अगर मान लो सपोज करो कि इंटरव्यू देने के लिए ऐसे स्टूडेंट भी आ रहे हैं जिन्होंने एंट्रेंस पास किया है और ऐसे स्टूडेंट भी आ रहे हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ पास किया है, तो ये 100% सत्य बात है कि वेटेज मिलता है नेट जेआरएफ वाले छात्रों को, और एंट्रेंस वाले छात्र लटके रह जाते हैं। पहले तो एग्जाम देते हैं, फिर एग्जाम का रिजल्ट का इंतजार करते हैं, फिर वाइवा देते हैं, और फिर रिजल्ट में काफी समय लग जाता है, और आखिरकार बहुत कम बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो मेरा एक सुझाव यह है कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी करो। नेट जेआरएफ तैयारी करने से कई ज्यादा फायदे हैं। फायदा नंबर 1, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा तो फायदा नंबर 2, आपको पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू देने पड़ेगी। फायदा नंबर 3, आपको फेलोशिप मिलेगी और मोटे पैसे मिलेंगे जेआरएफ करने से, लगभग 40,000 रुपए पर मंथ। और फायदा नंबर 4, आपका सब्जेक्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या है कि साथियों जेआरएफ करो, और मैं आपको एक बात बतला दूं, ऊपर सबसे पहले लिख रहा है कि अनअकैडमी पर 25% का डिस्काउंट कोड। आपने ऐसा कोड आज तक देखा नहीं होगा, पहली बार देख रहे होंगे ना। अनअकैडमी नेट जेआरएफ की तैयारी करवाती है। मैं भी काफी समय से अनअकैडमी पर पिछले 3 साल से ज्यादा समय से जुड़ रहा हूं। आप एक रेफरल कोड लिख लो, बाली 10। इस कोड से BALI10, कोई गैप नहीं है बाली और 10 के बीच में, इससे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। अनअकैडमी पर इतना डिस्काउंट कभी किसी कोड से नहीं मिल रहा है जो अब मिल रहा है। जाइए लोकेश बाली 10 या फिर दूसरा कोड लगा लो लोकेश 11, ये दोनों कोड लगेंगे इसमें, LOKESH11, इन दोनों में से कोई एक लगा देना, इससे आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा और नेट जेआरएफ की अच्छी तैयारी हो जाएगी अनअकैडमी पर। पेपर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा और पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस रेफरल कोड लिख लो और इसको अप्लाई करते हुए ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, चलो 2 चीज समझ ली हमने, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर कहां आते हैं पीएचडी के। देखो, अगर आपने DU, JNU ऐसी बड़ी विश्वविद्यालयों के या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अगर वहां पर आपने अप्लाई किया है तो जहां जहां नेट की एग्जाम लगती है, यानी इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि आपके राज्य की राजधानी और प्रमुख शहरों में
इसके एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। और ये सब साथियों ऑनलाइन होती है। क्या होती है? ये सब एग्जाम क्या होती है? ऑनलाइन होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होती है। ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय और भी कोई विश्वविद्यालय में किया है, तो विश्वविद्यालय के अंदर ही आपकी एग्जाम लगेगी। विश्वविद्यालय में अंदर वहां पर आपका एंट्रेंस एग्जाम लगेगा। ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए कुछ और बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आप मान लो कि पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हो, तो क्या सिलेबस होगा? आइए ध्यान से समझते हैं। ये देखो, इसमें साथियों 50% जो क्वेश्चन आएंगे सिलेबस में, वो रिसर्च के आएंगे। ये देखो, मैंने कहा था ना आपसे 50% रिसर्च से आएंगे और साथियों 50% आपके सब्जेक्ट से आएंगे। यानी इस प्रकार से रेशो रहने वाला है आपके किसका? एग्जामिनेशन का। यानी आपका मेन सब्जेक्ट मतलब है, कोई मान लो एमए किसी ने इतिहास से किया है, तो इतिहास और रिसर्च। किसी ने एमए ज्योग्राफी से किया है, ज्योग्राफी और रिसर्च। किसी ने हिंदी किया है, तो हिंदी और रिसर्च। ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि फीस कितनी लगती है पीएचडी के एडमिशन के दौरान। देखो यार, मैं कहूंगा कि नाम मात्र की लगती है। अब आप कहोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो? मैं कहूंगा साथियों कि जो फीस लगती है वो नाम मात्र की लगती है, अगर आप सरकारी संस्थाओं से करोगे। और मैं कभी भी आपको प्राइवेट संस्थाओं से पीएचडी करने की सलाह नहीं देता। मैं कहता हूं कि आपको या तो देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनसे पीएचडी करनी चाहिए, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए, है ना। कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ मत जाना, क्योंकि बहुत खर्चा होता है। मान लो आप भारत के सरकारी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हो, जैसे चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या फिर राज्य स्तर के विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, यहां पर पीएचडी करने का खर्चा साल का लगभग, अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कर रहे हो तो साल का लगभग खर्चा 5,000 रुपए। अगर मान लो राज्य वाली से कर रहे हो तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, लेकिन मैं 10,000 मानकर चलता हूं कि लगभग साल का आपका 10,000 रुपए खर्चा आएगा। और अगर आप जेएनयू डीयू से कर रहे हो तो इतना भी नहीं आएगा, पर मान के चलते हैं कि यार 8-9 हजार आपका खर्चा आ जाएगा। अब रही बात फॉर्म फिल करने में कितना खर्चा आता है, हर कैटेगरी के अनुसार वही 500-700 रुपए फीस लगती है फॉर्म फिल करने की, ज्यादा फीस नहीं लगती। और इतना आपको ये साथियों करना पड़ेगा। अब ये तो मैंने पूरा एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पर किस प्रकार से हम पीएचडी करते हैं इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब पीएचडी करने से क्या बेनिफिट है इसको मैं समझ लेता हूं, और हम पहले फेलोशिप का स्ट्रक्चर समझा देते हैं, फिर बाकी चीज समझते हैं। देखो, आपने मान लो पीएचडी में एडमिशन ले लिया। अब पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपको एक गाइड प्रोवाइड होता है, गाइड अलॉट होता है, और वो जो गाइड है साथियों, वो आपको मदद करता है। किसमें मदद करता है? वो मदद करता है आपको पीएचडी करवाने। यानी कि आप उससे डिस्कस कर सकते हो आपके पीएचडी के टॉपिक के बारे में, कैसे कैसे काम करना है, वो तमाम चीजें गाइड के साथ आप डिस्कस करो। अब 3-4 क्वेश्चन है जो आपके मन में आते होंगे। एक आता होगा बेस्ट टॉपिक का चुनाव कैसे करें फॉर पीएचडी। पीएचडी में बेस्ट टॉपिक का चुनाव कैसे करें, बड़ा सवाल है। और सिनॉप्सिस या प्रपोजल कैसे बनाएं। देखो, मैंने वैसे तो दोनों चीजों पर वीडियोस बना रखे हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम वीडियोस के लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 2023-2024 के हिसाब से अपग्रेड वर्जन होना चाहिए, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप नीचे कमेंट्स अभी कर दो, ठीक है। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लो। अब साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेलोशिप के बारे में। यार, ये पब्लिक नोटिस है, ये आप देख रहे होंगे 16 जून 2020 को आया है। अब ये क्या कहता है पब्लिक नोटिस, इस पर देख लेते हैं। मान लो कि आपने जेआरएफ कर लिया
और फिर पीएचडी करोगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको पीएचडी में देखने को मिलेगा। हाँ, अभी मैं ये भी बात बतलाने वाला हूं आगे, ताकि आप छोड़कर ना जाए वीडियो को, कि आज के समय में पीएचडी करना अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं। क्या बिना पीएचडी काम चल जाएगा या पीएचडी करना जरूरी भी है? अगर जरूरी है तो कहां कहां है, अगर नहीं जरूरी तो कहां का जरूरी नहीं। तमाम चीजों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी साथियों, जेआरएफ करने के बाद जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के पिछला वीडियो ही मैंने पूरा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी कि भाई कितना अमाउंट मिलता है। 2 साल तक आपको पर मंथ 31,000 रुपए मिलते हैं। बट अगर इसमें मैं आपका HRA और कंटीजेंसी जोड़ दूं तो लगभग 40,000 रुपए पर मंथ आपको यहां पर मिलेंगे। कितना? 40,000 रुपए पर मंथ। और उसी प्रकार एसआरएफ में आपको फेलोशिप मिलेगी। यानी अगर आप जेआरएफ नेट की अच्छे से तैयारी कर लेते हो और उसके बाद अगर आप पीएचडी करते हो तो 5 साल में आपको, मैंने कल ही डेटा पढ़ा था, 25,69,000 रुपए मिलते हैं। यानी लगभग 26 लाख रुपए मिलते हैं आपको पीएचडी करते समय। ये आपके सामने फेलोशिप की डिटेल मैंने यहां पर डाल रखी है। ठीक है साथियों, ये फेलोशिप की डिटेल है। अगर चाहो तो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। अब ये नोटिफिकेशन आया है साथियों 13 जून 2018 और श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है, इस अधिसूचना को जारी किया है। जब से ये अधिसूचना आई है उसके बाद में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं कि पीएचडी करना कंपलसरी है या पीएचडी करना कंपलसरी नहीं। आइए आज मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल से बातें हम लोग कर लेते हैं। अब इस वीडियो में क्या लिख रखा है इस चीज को देखो। पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी, पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ध्यान सुनो, फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज। और वो अप्लाई हो जाएगा 1/7/2021 से प्रकाश जावड़ेकर। बट आपने देखा होगा इस समय साथियों कोविड नाम की महामारी बहुत चरम स्तर पर थी, तो इसको एप्लीकेबल नहीं किया गया एक तरीके से। अब ये एप्लीकेबल हुआ है या नहीं हुआ है, अब आगे की राम कथा इसी बारे में है। देखो, इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। क्या लिख रखा है कि पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। अब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं, इस चीज को पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती क्या है। ओके, देखो, अगर आप डायरेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है समझो। देखो, 2 प्रकार से प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है। एक यूनिवर्सिटी निकालती है और दूसरा गवर्नमेंट निकालती है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। एक उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं, राजस्थान यूपी का उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हम राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। सारे स्टेट में यही होता है। राजस्थान में जैसे एक विश्वविद्यालय स्तर पर, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है, इसका क्या है, कैंपस है। मान लो राजस्थान विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कैंपस के अंदर वैकेंसी निकालता है। अपने स्तर पर कैंपस के अंदर वैकेंसी निकालना है तो इनको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में शामिल किया जाता है। और यहां पर पीएचडी कंपलसरी है आज की डेट में। अब समझो क्यों है यहां पर कंपलसरी, देखो। और दूसरी तरफ है साथियों पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी। तो राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर आरपीएससी है, यूपी के हिसाब से देखा जाए तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय निकाली तो डायरेक्ट थी, और एक है साथियों पीसीएस, ये भी कॉलेज लेक्चर की जगह निकालती है। अब ये क्या करते हैं, आपका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। आरपीएससी क्या करेगी,
आपका एंट्रेंस एग्जाम लेगी। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है तो फिर वो आपका क्या लेगी, आपका इंटरव्यू लेगी या वाइवा लेगी और फिर आपका चयन करेगी। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में विश्वविद्यालय क्या करता है, किसी प्रकार का टेस्ट नहीं लेता है, यानी केवल इंटरव्यू होती है, जबकि यहां पर टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो यहां पर टेस्ट ना लेकर ये एपीआई स्कोर को काउंट करते हैं कि आपका एपीआई स्कोर क्या है। एपीआई स्कोर जिनका ज्यादा अच्छा होता है उनको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो यहां पर पीएचडी इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएचडी करने से सीधे सीधे पीएचडी करने से 30 नंबर एपीआई स्कोर में ऐड हो जाते हैं, इसलिए पीएचडी की वैल्यू यहां पर ज्यादा है। बात समझने की कोशिश करो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो वैकेंसी निकलती हैं वहां पर पीएचडी आवश्यक इसलिए है क्योंकि एपीआई स्कोर में 30 नंबर डायरेक्ट जुड़ते हैं किसके, पीएचडी के, और यहां पर वरीयता दी जाती है पीएचडी को, इसलिए यहां है कंपल्सरी। दूसरा केस है पीसीएस का, इसमें आपका किसी भी प्रकार की पीएचडी कंपल्सरी नहीं है। अगर आपने केवल नेट पास कर रखा है, एमए कर रखा है और केवल नेट पास कर रखा है, ओनली नेट पास अगर आपने कर रखा है तो यहां पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया और इंटरव्यू पास कर ली तो आप प्रोफेसर बन जाओगे, आपको पीएचडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या समझे? आज की डेट में यहां पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में पीएचडी कंपलसरी है और पीसीएस के थ्रू जो वैकेंसी आती हैं उसमें आपका किसी भी प्रकार का पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूं, चाहे हरियाणा, चाहे यूपी, कहीं भी आप लगा लीजिए। हां, तो इसलिए ये है साथियों वो प्रकाश जावड़ेकर का वो लेटर जो मैं आपके सामने लेकर आया। अपने चैनल पर जितनी भी बातें होती हैं वो आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर होती है। मेरा खुद का निजी अनुभव है पीएचडी का, उसके आधार पर होती है। पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, कई सारे रिसर्च आर्टिकल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं रिसर्च पेपर, उनके आधार पर होती है। तो अपने चैनल पर साथियों सभी चीजें बहुत ही ऑथेंटिक होती हैं। अगर आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, इसी प्रकार की चीजें लाइफ में आप लेकर आगे आना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाएगा कि इस प्रकार के कंटेंट को आप कितना पसंद करते हैं। तो उम्मीद है कि साथियों मैंने सभी सवालों को ले लिया है। और यार ये मेरे वीडियोज होते हैं जो बिना किसी स्क्रिप्ट के होते हैं, बस बोलता जाता हूं। तो अगर गलती से कोई बिंदु छूट भी गया है, उसकी संशय आपके मन में है तो यार कमेंट्स बॉक्स खुला है भाइयों, मैं पर्सनली प्रत्येक कमेंट्स को रीड करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं उस सवाल का जवाब आपको दूं। तो जल्दी से जल्दी कोई चीज छूट गई है तो उसको कमेंट्स में लिखिए, ये आपको समझ लग गई होंगी कि मैंने कैसे कैसे आपके सामने बात कही।